स्टार्ट। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो एटॉमिक थ्योरी के प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 है ना, उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं कि आपके उस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एटम क्या है एंड मॉलिक्यूल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि सभी अलग, जैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग रिसर्च किया है ना। जैसे सबसे पहले डाल्टन जी ने रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि जो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। और फिर बोला कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपके वो जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने बोला कि जो एटम होता है तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ से उन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में किया हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा, मेरा इस लेक्चर देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। तो रदरफोर्ड के मॉडल का हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उन्होंने क्या क्या बताया था और क्या उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे नील बोर मॉडल, ठीक है। नील बोर मॉडल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो नील बोर मॉडल, नील बोर मॉडल, ठीक है, इनका क्या सिद्धांत था, इन्होंने क्या रिसर्च किया एटम पर, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक। एक बेसिक कुछ चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एटम है, ठीक है, ये आपके पास क्या क्या है, कोई एक एटम है, ओके। अब एटम के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड के एक छोटी पतली सी फॉयल में अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराने के बाद, तो उन्होंने ये पाया था कि इसमें से जो एटम का मैक्सिमम भाग होता है, मतलब जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है एटम का, वो क्या होता है, खाली होता है, खाली स्पेस होता है। एक उन्होंने एक चीज़ ये बोली थी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला था कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी कक्षा में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, दूसरा सिद्धांत, ठीक। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोला था कि इसके सेंटर पे यहाँ पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, मतलब कोई ना कोई एक गजब की चीज़ होती है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के वापस आ गए थे, ठीक है। तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि अगर कोई एटम है तो इसके सेंटर में क्या होता है बेटा, इसके सेंटर में होता है क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या होगा, किसी भी एटम का एक सेंटर पॉइंट होता है जिस जहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, और उसी के अंदर एक दूसरा चीज़ होता है, पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस होगा आपका, वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अब क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब इसके पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से सीधा, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बड़े से ध्यान से समझिएगा, आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अब क्या होता है कि ये जो आपके एटम्स हैं, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ये एटम जो आपके मूव करते हैं किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, या कहीं भी एटम के अंदर ये जो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है बेटा कि ये कहीं भी मूव करते रहते हैं, नहीं, इनकी पोजीशन क्या होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। वो किस हिसाब से होंगे, कहाँ पे होंगे, इसके अंदर ऑर्बिट वो रहते हैं, डिवाइड रहते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट। बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं कि ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट होता है या सेल होता है या कक्षा। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सेल, ऑर्बिट या कक्षा। ये सब एक अलग एक ही चीज़ है ना। अपनी अपनी क्या करते हैं, कक्षाओं में या अपनी अपनी किस में, सेल में, या अपनी अपनी किससे, ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी मूव करेंगे, नहीं, ऐसा चीज़ नहीं होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा वो करूँगा, साफ क्लियर करूँगा,
फिर फर्दर आपको पता चलेंगी चीज़ें। अब क्या हो रहा है यहाँ पास समझिएगा कि कैसे एक एटम के अंदर कितनी कक्षाएं होती हैं और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करता है। जिग जैग डायरेक्शन में नहीं करता है, ये समझ लीजिए आप, है ना, कि आपको सोचो कि जिग जैग डायरेक्शन में इधर उधर कहीं भी मूव करता है, ऐसा नहीं होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक एटम है, ठीक है, ये एटम है, तो एटम के अंदर एक क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये के, ठीक। इसके बाद ऊपर आता है दूसरा, ये मतलब ऑर्बिट है, दूसरी कक्षा है के एल। अभी मैं डिटेल्स इसको बताऊंगा, है ना। एनर्जी लेवल 1 इसको बोलेंगे, एनर्जी लेवल E2 बोलेंगे, ये इसको एल बोलेंगे, एल कक्षा है ना। और फिर तीसरी कक्षा आपकी जो आती है कैसे आती है, एल के बाद एम, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, और यहाँ पे क्या आता है, ये E3 हो जाएगा। और इसके बाद आता है यहाँ पे बाहर आउटर जो सरफेस होती है, आउटर वाला, ये क्या होता है, KLMN, ठीक है, N, ठीक है। तो ये N कक्षा हो गई, इसको समझिए, है ना। इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, एक गोला है पूरा तरह, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसे कैसे कहाँ कहाँ मूव करता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है या एटम है, ये एक एटम के अंदर अलग अलग कक्षाओं में बटा होता है, ठीक है। जैसे आप जिसको इंग्लिश मीडियम में इसको क्या होता है, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, है ना। कौन सा किस ऑर्बिट या किस सेल में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के अंदर, एक किसी भी परमाणु के अंदर, एटम के अंदर क्या करते हैं, किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, 4 कक्षाएं होती हैं। कितनी, 4 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। इन हर एक ऑर्बिट के अपने अपने सब ऑर्बिट भी होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसको पहले समझिए कि कैसे ऑर्बिट कैसे काम करता है। तो जैसे क्या हो रहा है कि ऑर्बिट नंबर, जैसे एनर्जी लेवल अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी कक्षा होती है। कक्षा आपका ये होता है के, फिर होता है एल दूसरी कक्षा, फिर होता है एम तीसरी कक्षा, और फिर ये क्या होता है, एन चौथी कक्षा। अब इसमें क्या होता है कि जो किसमें, ऑर्बिट नंबर के में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। जो ऑर्बिट नंबर एल में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, एकदम सेम होगा। के और एल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा, लेकिन जितने भी मान लो कि एल में मूव कर रहे हैं, है ना, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अभी मैं एनर्जी लेवल बताऊंगा। इसी तरह एन होता है, तो एन में भी जो भी होंगे तो वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, और एम में जो होंगे आउटर में होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये होती हैं अलग अलग कक्षाएं, और इन्हीं कक्षाओं में या इन्हीं ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब ये नहीं होता, आप ये मत सोचिए कि किसी भी मटेरियल के अंदर, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं भी जिग जैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे है उनका, एक सिस्टमेटिक उनकी क्या कक्षा है। जैसे हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, तो वो क्या करती है, अपने ऑर्बिट में मूव करती है। ऐसा तो नहीं ना कि आज पृथ्वी इधर घूम रही है, कल पृथ्वी उधर घूम रही है, ऐसा नहीं होता है। अपनी जगह से कहीं नहीं जाता। अगर अपनी जगह से इधर उधर कहीं चली गई तो समझो कि क्या से क्या हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं, पृथ्वी भी आपके अपने ऑर्बिट में ही घूमती है, जितने भी ग्रह हैं वो सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। तो सेम सिद्धांत यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बात को समझिए कि एनर्जी लेवल क्या है ना। एनर्जी लेवल एक प्लैंक्स थ्योरी है। क्या है, प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल, मतलब समझिए कि एनर्जी लेवल का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किस कक्षा में मूव करता है, ये E1 इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके के कक्षा में या के ऑर्बिट में मूव करता है। एक इलेक्ट्रॉन है जो E2 कक्षा में मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन E3 में, और एक इलेक्ट्रॉन N में, N ऑर्बिट में मूव करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है E1 E2 E3 E4, है ना, ये एक्चुअली में एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, ठीक है। तो इन सभी के एनर्जी में अंतर है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है, मतलब जो पावर है, ठीक है, तो उन सभी के अलग अलग है। तो उसको समझना है कि जो मान लीजिए कि जो ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस के जो पास इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी एनर्जी है, उससे दूर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में क्या इफेक्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी लेवल होता है E = hc/λ,
ये फार्मूला याद रखना है, E इक्वस टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक, एच से ई क्या है आपका एनर्जी लेवल, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका कहीं का भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी लेवल आप निकाल सकते हैं, चाहे वो आपके के ऑर्बिट में मूव कर रहा हो, चाहे एल ऑर्बिट में, चाहे एम ऑर्बिट में, चाहे एन ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसका एनर्जी लेवल हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसको समझिए, इस फार्मूले से ई इक्वस टू एच सी अपॉन लेमडा। एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये कांस्टेंट है जो कि हम इसको रखेंगे प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या होता है, सी होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है ये 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर उस हिसाब से जाता है। ठीक है, 3.8 इंटू 10⁸, ये इसका स्पीड ऑफ लाइट हो गया। लेमडा क्या होता है, लेमडा इक्वल होता है वेवलेंथ, लेमडा इससे वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला होता है ना, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, इससे हमें कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चलता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है कि जो एनर्जी लेवल है ई, है ना, ये ई कब बढ़ेगा, ई ये तब बढ़ेगा जब आपका क्या रहेगा एच, है ना, एच तो कांस्टेंट है, सी बढ़ेगा, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, वो भी अपने को पता की तरह होता है। ये पूरी तरह किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। अगर मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, अगर ये इसके ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर ये क्या न्यूमरेटर है ना बढ़ेगा, तो ये क्या होगा एनर्जी लेवल घटेगा। अगर ये कम होगा लेमडा की वैल्यू, तो मतलब एनर्जी लेवल क्या होगा आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास समझिएगा जो एनर्जी लेवल है, न्यूक्लियस से जितना आप दूर जाते जाओगे, है ना, तो उससे क्या होगा एनर्जी लेवल यहाँ के इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी लेमडा की वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है आपका सिद्धांत, ये पता चलेगा आपको कि न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, कम एनर्जी लेवल होगा, एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या है न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसके अंदर एनर्जी लेवल उतना ही कम रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या कहने का आया कि जो आपका के ऑर्बिट है या कक्षा के है, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। किसकी तुलना में, एल की तुलना में। एल वालों का कम रहेगा किसकी तुलना में, एम ऑर्बिट की वालों की तुलना में। एम वालों का कम एनर्जी लेवल रहेगा किससे, एन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी तुलना में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में हमें आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी लेवल होता है वो न्यूक्लियस के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या होता है, कम होता है, और न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे उन इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, हाई होगा। राइट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं अपन कि आगे क्या होता है, आगे की बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ पॉइंट और हैं, ये सब पॉइंटों को याद रखना है, इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, फिर बोले क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, क्वेश्चन पेपर टफ नहीं आता, बस अब समस्या इस चीज़ की है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लोग क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, पूछते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट से, चलिए भाई बताइए मैटर क्या होता है, मास और वेट में क्या अंतर है ना, एनर्जी लेवल कहाँ हाई होगा कहाँ लो होगा, कुछ पता ही नहीं है। रट्टा लगा के पढ़ के पास हो गए, नंबर ला लिए ना, इससे कुछ ना होने वाला, कंपटीशन ऐसे नहीं निकलेगा, है ना। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, तब भी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, है ना। रट्टा लगाइए, डिग्री लीजिए, कुछ ना होने वाला। ठीक है, ओके, फर्दर बात करते हैं। तो दूसरा कुछ सिद्धांत है, कुछ इससे पॉइंट और निकल के आते हैं, तो और उसको अपन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। चलिए, जैसे मान लेते हैं
अपन बात ये चीज़ की करते हैं कि सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए कि जैसे हम लोग मान ली कि के ऑर्बिट है, आपने बताया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, है ना, इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, चाहे एनर्जी किसी ऑर्बिट में, मतलब चाहे मान लो कि एनर्जी इसमें के एल एम, इसको इस तरह ना लिख के थोड़ा सा मैं ऐसा लिखना चाहूँगा, के एल एम और एन, ठीक है। ये क्या है, अपने अलग अलग ऑर्बिट हैं, 4 ऑर्बिट हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। चारों ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की किस ऑर्बिट में या किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके लिए बोरबेरी ने एक सिद्धांत दिया था, बोरबेरी प्रिंसिपल। बोल सकता है कि बोरबेरी का प्रिंसिपल क्या है, बोरबेरी प्रिंसिपल, बोरबेरी ने क्या सिद्धांत दिया था, या बोरबेरी का प्रिंसिपल क्या बोलता है। बोरबेरी यही बोला था, यही चीज बताया था इन्होंने कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इक्वल्स टू 2n²। क्या दिया था फार्मूला, 2n²। बहुत बार एग्जाम में यही डायरेक्ट फार्मूला निकालते पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का क्या फार्मूला है। ऑप्शन नंबर 1 दे देगा 2n², ऑप्शन नंबर 2 दे देगा, है ना, कि 2n² + 1, 2n² + 2, है ना, और 2n³, ऐसा कुछ करके ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको फाइंड करना है तो राइट आंसर होगा 2n²। एन क्या है, नंबर ऑफ उसका क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है, किस एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल की जब बात हो रही तो समझिए, अब यहाँ से आप निकालेंगे कि जो एनर्जी लेवल 1 है के, ये क्या है, एनर्जी लेवल 1 इसको बोलेंगे अपन, है ना। एनर्जी लेवल 1 है ये 1, एन की वैल्यू जो है ना 2n² मैंने लिखा ना यहाँ पे 2n², तो एन की वैल्यू 1, और एल एनर्जी लेवल क्या है 2 है, ये क्या है एम एनर्जी लेवल 3 है, और ये एनर्जी लेवल 4 है। ओके, चलिए इसकी वैल्यू को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसमें, 2n² में, ठीक है। तो पहले वाले में जब आप पुट करोगे n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो आपका के ऑर्बिट है या के कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दूसरे में देखते हैं जो आपका एल है, एल ऑर्बिट, उसमें 2 × उसमें 2 होंगे, एनर्जी लेवल 2 है ये, इसलिए 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 × 2 तो कितना आ जाएगा 8। इसमें कितने होंगे, जो दूसरा वाला देखो के वाला जो है ये आपका, ये के वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के जो पास है, ठीक। जो दूसरा है एल वाला, इसमें कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरे वाले में देखते हैं कितने रहेंगे, एम वाले में m = 3 है ना, तीसरा एनर्जी लेवल है 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका जो ये चीज़ है कौन सा के एल एम, जो एम ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे 18 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, राइट। नेक्स्ट फर्दर जो 4 एनर्जी लेवल है आपका एन मतलब 4, तो इसको कितना 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 × 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32। तो मतलब जो आउटर ऑर्बिट है आपका, आउटर ऑर्बिट जो है ये एन वाला, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। तो आप इधर से थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल जो आपके ये ऑर्बिट हैं के ऑर्बिट एनर्जी लेवल 1, ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एनर्जी लेवल 2 जो एल है आपका ऑर्बिट एल, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी लेवल 3 में कितने 18 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल 4 में कितने आपका 32 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो
तो ये बेसिक्स चीज़ है, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये आपसे कुछ भी क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर पूछ लेगा। साइंस इसीलिए लोगों को टफ लगता है, क्योंकि साइंस हिस्ट्री वगैरह, आप जियोग्राफी हिस्ट्री को रट्टा लगा लोगे, रट लोगे, है ना, उसको भी पढ़ना पड़ेगा समझ समझ के। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं साइंस की, है ना, साइंस ही पूरा खेल बिगाड़ देता है, क्योंकि साइंस क्या एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जाके आगे की चीज़ें क्या हो पाएंगी, सॉल्व हो पाएंगी। ठीक, तो ये हो गया एनर्जी लेवल की, है ना। ये आपका जो के है ये क्या है, एनर्जी लेवल 1 है, E1 इसको बोल सकते हैं अपन। ये क्या है आपका जो L है ये क्या है, E2 एनर्जी लेवल है। और जो M है ये क्या है, E3 एनर्जी लेवल है। और ये आपका क्या है, E4 एनर्जी लेवल है, E4 एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो समझ में आ गया चीज़ें कि क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो के कक्षा है या के ऑर्बिट है या के सेल है, न्यूक्लियस के जो पास वाला होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर का एनर्जी लेवल है E2 कक्षा, आप ऑर्बिट नंबर क्या बोलेंगे, L ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे L वाले में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। के वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। N वाले में कितने, हम लोगों ने M वाले में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। और N वाले में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हम लोगों ने इसको निकाला। ठीक है, बोर-वेरी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक, अब कुछ चीज़ें और हम देखेंगे ताकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नाउ क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए कि आपने L ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, है ना। L ऑर्बिट की जब बात कर रहे हैं तो इसमें L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो सेम रहती है कि हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग रहती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर, कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों की जो वो रहेगी, एनर्जी लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब हर एक एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सभी की सेम रहेगी। राइट, ऑप्शन नंबर एक चीज, एक पॉइंट नंबर 1। अगर आपका K1 E1 एनर्जी लेवल है, के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो आपका L ऑर्बिट है, L ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपका N इलेक्ट्रॉन है, जो M इलेक्ट्रॉन वो है ऑर्बिट है, उसमें कितने रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी। ठीक है, N जो ऑर्बिट है उसमें कितना रहता है एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 है। 32 के 32 का एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें किसी का वेरी नहीं होगा। ठीक, तो एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी कक्षा में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा में मूव करते हैं, है ना। जैसे ये आपका के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने ये दोनों क्या करेंगे, अपनी कक्षा में मूव करते रहेंगे। तो क्या इस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है या गेन होती है। क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में मूव करते हैं तो क्या उसमें एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी गेन होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपनी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, तो उसका एनर्जी ना तो रिलीज होती है और ना ही क्या होती है, वो आपका गेन होती है। तो पॉइंट नंबर 2, तो इसको विशेष ध्यान रखिए, इसको लिखते जाना है आप लोगों को, है ना, वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। आपका कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछो एग्जामिनर, जो तुमको पूछना है पूछो, आउट ऑफ सिलेबस बस मत पूछना, सिलेबस के अंदर का पूछोगे तो पूछो, क्या पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए जो आपको पूछना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, है ना, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत थी। तो बोर-बेरी का सिद्धांत ही यही चीज़ बोल रहा है। आपसे पूछ सकता है कि बोर-बेरी का सिद्धांत क्या बोलता है। तो बोर-बेरी का सिद्धांत आपका ये चीज़ बोलता है कि जो पहली चीज़ ये बताता है बोर-बेरी का सिद्धांत कि इसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपका, ये कोई भी एटम होता है वो किस में डिवाइड रहता है, नंबर 4 प्रकार के किसमें, ऑर्बिट में डिवाइड रहता है या कक्षा में, है ना। ये चीज़ हम देख लिया, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट और एन ऑर्बिट। अब एक चीज़ और होता है बेटा कि जो आपके ये ऑर्बिट भी होते हैं ना, ये कक्षाएं, है ना, एनर्जी लेवल, ये सब ऑर्बिट में डिवाइड होती हैं। किस में डिवाइड होती है, सब ऑर्बिट में डिवाइड होती है ना। ये जो आपके के होता है ये इसके भी सब ऑर्बिट होते हैं। तो के को क्या बोलते हैं, है ना, इसका मतलब एक अपना ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट। ये भी के वाला जो है ना अपना सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, है ना।
आपका एल वाला भी अपने सब ऑर्बिट में डिवाइड हो, तो उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। तो के ऑर्बिट में क्या होता है कि एस, क्या बोलते हैं, एस, ठीक है। इसमें कितने रहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जो एस ऑर्बिट है आपका, ये के का क्या है, के का सब ऑर्बिट है ना। इसमें के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। इसी तरह होता है एल, एल किसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है यस, है ना, और दूसरा होता है पी, ठीक है। तो इसमें कितने आ सकते हैं, यस में तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्या होता है तीसरा, जो आपका एम ऑर्बिट होता है, एम ऑर्बिट में कितना रहता है, एम ऑर्बिट में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18, है ना। इसमें 2, इसमें 8, फिर एम में 18। तो 18 के लिए ये क्या रहता है, एक यस रहता है, एस सब ऑर्बिट रहता है, फिर एक पी ऑर्बिट रहता है, ठीक है। पी के बाद एक रहता है डी ऑर्बिट, है ना, डी बोलते हैं उसको। तो यस में कितने, 2, और 6 में कितने आपके, पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सब ऑर्बिट है। और डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके सब वो हैं, सब ऑर्बिट हैं, ठीक है। ये मतलब एम जो आपका कक्षा है वो किस में है, 3 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, एस पी डी, ठीक। एन वाला जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, इसको अभी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। एन में क्या होता है, 4 सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, एस, एस, पी, डी और फिर एफ, ठीक। अब यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए थे, इसमें 18 हो गए थे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है इनका सब, एक ऑर्बिट भी सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, उसके अलग अलग क्या रहते हैं, सब ऑर्बिट में छोटे छोटे बॉक्सों में डिवाइड होता है। अब जो इसका शेप भी होता है, कभी कभी आपसे शेप पूछ सकता है ना, कि जो एस सब ऑर्बिट है इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, ठीक है। ये जो होता है आपका एल, एल के सब ऑर्बिट जो होते हैं यस और पी, तो एल में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका शेप कैसा होता है, डमरू के आकार का। कैसा, डमरू के आकार का, इस तरह का। कैसा होता है, डमरू के आकार का। डमरू बहुत लोगों को नहीं पता, ऐसे 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 जो बजाया जाता है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, बजता है वो, है ना, वो डमरू कहलाता है, ठीक है। तो ये डमरू के आकार का होता है। तीसरा जो होता है आपका एम, ये कैसा होता है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है आपका डबल डमरू। कैसा होता है, डबल डमरू के आकार का, ऐसा, ठीक है। एक डमरू इधर, एक डमरू इधर, डबल डमरू, डबल डमरू, ठीक है, ऐसे ऐसे बजता है वो, ठीक है। और ये जो वाला जो होता है आपका एम, एन, जो आउटर स्पेस वाला है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है बेटा, इसमें बहुत सारे रहते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, है ना, ये इस तरह से। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। तो कॉम्प्लेक्स शेप, ये कुछ भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स कुछ चीज़ें हो गई, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है कहीं भी, आप मुझे कमेंट करिएगा, इसको समझिए और चीज़ों को लिखिए ताकि आप इसको अच्छे से आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं फर्दर, क्योंकि रात में जब मैं इसको वीडियो को बनाता हूँ, रात में 12-1 बज जा रहा है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कॉलेज वगैरह में, तो बहुत सारा दिक्कत लगता है, क्योंकि बेसिक्स जब क्लियर नहीं होता तो मेरे को लगता है यार कि फिर क्या मतलब, बेसिक्स थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना स्ट्रांग मजबूत करिए। देखते हैं कि लोग जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, आजकल का जो जनरेशन है कि उसमें से मैक्सिमम चीज़ें कुछ भी उल जलूल चीज़ें देखेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई की चीज़ें नहीं देखेंगे। जब बेटा आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें नहीं देखेंगे, आगे नहीं करेंगे, देश कैसे ग्रो करेगा। दूसरों को दोष देने से कुछ ना होने वाला, अपने आप को सुधारो, है ना, देश खुद में खुद सुधर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।